तो जय हिंद सभी को। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त का करंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा है कि सुंदरवन में क्या हो गया है कि चक्रवात के कारण, सुंदरवन में चक्रवात के कारण, जो चक्रवात आता है जिन क्षेत्रों में, उसके कारण राहत सामग्री के अनियंत्रित प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लास्टिक जमा होने के कारण एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। और जो संकट है किसका? प्लास्टिक कचरे का या प्लास्टिक पॉल्यूशन का। इतनी बात क्लियर है। तो देखते हैं चक्रवात। पहले सुन लो, साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं? तो साइक्लोन होते क्या है? क्या होता है? सूर्य की धूप पड़ने से जो क्षेत्र है वो गर्म हो जाते हैं, और जो क्षेत्र गर्म होते हैं उन गर्म क्षेत्रों की जो हवा होती है या वायु होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, और उन क्षेत्रों में बन जाता है कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी तुलना में बन जाता है कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर। जिससे जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से कहां की ओर चलने लगती? लो प्रेशर की ओर। और जो हवाएं बहुत तेजी से चलती आंधी के रूप में, इसी को अपन क्या बोलते हैं? चक्रवात। बन जाएगा साइक्लोन। तो साइक्लोन के कारण यहां पर क्या इकट्ठा हो गया है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक खतरा बढ़ गया। यहां पर लिखा है प्लास्टिक प्रदूषण। तो प्लास्टिक जो प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के संचय के कारण होता है। जो प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है उसके कारण प्लास्टिक प्रदूषण होता है। इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक वर्ग, एक है प्राइमरी वर्ग और दूसरा है कौन सा वर्ग? द्वितीयक वर्ग। तो प्राथमिक वर्ग क्या है? जैसे सिगरेट बट्स हो गई या फिर बोतल हो गई, कैप हो गया इत्यादि। तथा प्लास्टिक जो द्वितीयक वर्ग है वो क्या है? प्लास्टिक प्राथमिक वर्ग के प्लास्टिक के क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो जो चीजें अपन डायरेक्ट फेंक रहे हैं, जैसे बोतल हो गई, पॉलिथीन हो गया, ठीक है ना, या फिर अपना प्लास्टिक का कप हो गया, वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। और इनकी वजह से जो उत्पन्न होते हैं वह कौन से प्रदूषक कहलाएंगे? द्वितीयक। बन जाएगा ना? सभी को इतना समझ में आ रहा है? और भारत में सालाना 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो अभी मैं बोल रहा था जो बच्चे मेंस लिखने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये सब डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे तो आपको इन सब चीजों को करंट के साथ जोड़ना है। आपके पेपर 3rd में इन्वायरमेंट दिया गया, उसमें जो टॉपिक है, ठीक है ना, और लिखा हुआ है वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक बहुमंत्रालय योजना तैयार की थी। तो भारत सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने 2022 तक कौन सी प्लास्टिक से मुक्त होना है? एकल उपयोग वाली प्लास्टिक। और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक क्या है? ऐसी प्लास्टिक जिसको अपन एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं, जैसे डिस्पोजल हो गया, पॉलिथीन हो गया, ठीक है ना, अपन ने इनको एक बार उपयोग किया और इनको फेंक दिया। तो इसको अपन क्या करना चाहते हैं? मुक्त करना चाहते हैं। और प्लास्टिक कम करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो प्लास्टिक के उपयोग को अपन कम कर दें, या फिर प्लास्टिक का यदि अपन उपयोग कर रहे हैं किसी वस्तु का, उसका बार बार उपयोग करें। मान लो अपन पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं तो उस पॉलिथीन को एक बार उपयोग करके ना फेंकें, उसको अपन क्या करें? बार बार उपयोग करें। ये बहुत हानिकारक है एनवायरमेंट के लिए। बन जाएगा ना? और यहां पर लिखा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब का है? 2016। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कब का है? 2016। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अच्छा, इसमें सुंदरवन की चर्चा और हुई है, तो सुंदरवन को देख लेते हैं। सुंदरवन क्या है? आप सभी को पता होगा सुंदरवन का क्या महत्व है। तो सुंदरवन के बारे में देख लो आप लोग। आप सभी को पता होगा कि भारत में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी बहती? गंगा। और गंगा जैसे ही बांग्लादेश में आती है इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। गंगा बांग्लादेश में जैसे ही आती है इसका नाम हो जाता है पद्मा, बांग्लादेश में। ठीक है, यहां से एक नदी आ रही थी ब्रह्मपुत्र। भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए एक नदी आती ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी भी जैसे ही बांग्लादेश में आती है इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। जमुना नदी पड़ जाता है। और पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो इनका आगे नाम रहता है पद्मा। और इसी पद्मा नदी से आगे आकर एक नदी और मिल जाती है, उस नदी का नाम है मेघना। कौन सी नदी? मेघना। तो 3 नदियां मिल गई बड़ी बड़ी। गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना,
और एक इससे मिल गई मेघना, और अब ये जो नदी है वह आकर अपने पानी को कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा ही को अपन कौन सा डेल्टा बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन जो है पद्मा, जमुना और मेघना नदी पर बना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि सुंदरवन पारिस्थितिकी क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन के निचले डेल्टा मैदान में क्या है, इससे बन जाएगा। दूसरा लिखा है कि यह सबसे बड़े मैंग्रोव वन की मेजबानी करता है। यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कौन से वन, मैंग्रोव वन। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति है वह कहां पर मिलती है, बोलो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहां मिलती है, इसे यहीं पर सुंदरवन में मैंग्रोव वन। और सुन लो, मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन कई पारिस्थितिकी कार्य करते हैं, जैसे कि बहुमूल्य लकड़ी हेतु पेड़ों का उत्पादन। मैंग्रोव वन जो है बहुमूल्य लकड़ियों का उत्पादन करते हैं। दूसरा, आवास की व्यवस्था। आवास की किसकी व्यवस्था, पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था। या फिर फिनफिश एवं सेलफिश के लिए भोजन, प्रजनन स्थल और पक्षियों व अन्य महत्वपूर्ण जीवों हेतु आवास का क्या करते हैं, प्रावधान। कौन करते हैं, मैंग्रोव वन। बड़ा इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन। और जो मैंग्रोव वन है इसको याद रखना है आपको कि मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है, और जो 0 डिग्री अक्षांश है, लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसके यदि ऊपर जाओगे तो आता है 25.5 डिग्री, 25.5 डिग्री या 25 डिग्री, 25 डिग्री नॉर्थ। और नीचे आओगे तो आता है 25 डिग्री साउथ। तो इस बेल्ट में पाए जाते हैं कौन से वन, मैंग्रोव वन। 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में या लैटिट्यूड के बीच में कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। और यदि मैं बात करूं 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ के बीच में, एक आएगा उष्ण कटिबंध और एक कौन सा आएगा, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंग्रोव वन इसके अलावा भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कृष्णा गोदावरी या कावेरी। इन सब नदियों के जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहां पर, सुंदरवन। और मैंग्रोव वन ऐसे पानी में उगते हैं, आप बताओ नदियां जो बह रही हैं, नदियों का पानी कैसा पानी है, मीठा पानी है, या नदियों का पानी ताजा पानी है, फ्रेश वाटर है। और जो समुद्र का पानी है, वो समुद्र का पानी कैसा है, खारा। समुद्र का पानी है खारा। तो आप बताओ नदियां जाकर किससे मिल जाती हैं, समुद्र से। और नदियां समुद्र से मिलती तभी बनाती हैं डेल्टा। तो जो मैंग्रोव वन का उत्पादन है ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां खारे पानी और मीठे पानी का क्या होता है, मिश्रण होता है। ऐसे क्षेत्रों में क्या उगती है, मैंग्रोव वन। इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि जो सुंदरवन है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के रूप में नामित किया गया है। और इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, मैंने पढ़ाया था 1987 में, 1987 में इसे किसके रूप में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। क्या 1987। और भारत में अभी 7 प्राकृतिक स्थल विश्व धरोहर में शामिल हैं। उनमें से एक है कौन, सुंदरवन। और लास्ट यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया गया धौलावीरा आता है गुजरात में, और उसको शामिल किया गया सांस्कृतिक रूप से। किस रूप शामिल किया गया, सांस्कृतिक। नीचे लिखा है, ठीक है ना, जो सुंदरवन है इसका और क्या महत्व है, तो लिखा है सुंदरवन कई दुर्लभ एवं विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी वन्यजीव प्रजातियों जैसे, ठीक है ना, क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुओं का निवास स्थान है। इस सुंदरवन क्षेत्र में इतनी सब चीजों का क्या है, निवास स्थान का। आपका भी सुना होगा आपने, इस सुंदरवन में कौन से टाइगर मिलते हैं, बंगाल टाइगर। तो सुंदरवन को भी आपको याद रखना है, सुंदरवन। ठीक है, अगले करंट पर आते हैं, नेक्स्ट करंट पर। करंट बस नहीं है, करंट के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट करंट सुन लो। हुआ क्या है
कि वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर किले में, पाकिस्तान जैसे भारत में पंजाब आता है तो यहां पर पाकिस्तान में भी कौन सा प्रांत आता है? पंजाब। पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर है लाहौर किला, लाहौर फोर्ट में स्थापित महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को हाल ही में एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन तहकीक ए लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी जिसे बोलते हैं, के सदस्य द्वारा क्या किया गया? तोड़ दिया गया। ठीक है ना, इनकी प्रतिमा थी उनको तोड़ दिया गया है। किसकी प्रतिमा को? रणजीत सिंह की। यहां पर लिखा है, थोड़ा सिख धर्म के बारे में लिखा है, आप लोग सुन लो, बाकी अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पंजाबी भाषा में सिख शब्द का जो अर्थ है क्या होता है? शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का क्या करते हैं? फॉलो। जो सिखों के 10 गुरुओं ने जो शिक्षाएं दी हैं वह सिख धर्म के लोग उन शिक्षाओं का क्या करते हैं? पालन करते हैं। बन जाएगा। यहां पर लिखा है सिख अपने पंथ को गुरु मत, सिखों का जो धर्म है या पंथ है उसको गुरु मत, गुरु का मार्ग या द वे ऑफ द गुरु कहते हैं, सिख परंपरा के अनुसार। ठीक है ना, तो गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है उसको फॉलो करते हैं कौन? सिख धर्म के लोग। और सिख धर्म की जो स्थापना है आप सभी को पता होगा किसने की थी? गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना जो है वह गुरु नानक ने की थी। और नानक अपन ना से लिखते हैं और ना मतलब 9, इसमें हर चीज 9 होगी। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वह हुआ है 1469। और 1469 में जो हुआ है, जिस जगह हुआ उसका नाम भी ना से आएगा, ना से या ननकाना। कहाँ हुआ है? ननकाना, पाकिस्तान। ननकाना पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। कब? 1469 में। और इनकी जब मृत्यु हुई तो उसमें फिर से 9 आएगा, क्यों? नानक लिखने में ना आ रहा है। तो 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। बन जाएगा ना। गुरु नानक ने सिख धर्म के पहले गुरु हैं और आप सभी को पता होगा। यहां पर सुन लो, सिख धर्म खत्म ही हो जाएगा आपका, बहुत सारी डिटेल बता देता हूं। यहां पर लिखा है 5वें गुरु अर्जुन देव के समय तक सिख धर्म स्थापित हो चुका था, काफी फेमस हो चुका था सिख धर्म 5वें गुरु तक। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में क्या किया था? स्थापित। और सिख पवित्र लेखों की पहली प्रमाणिक पुस्तक के रूप में आदि ग्रंथ साहब का क्या किया था? संकलन। तो जो सिखों के 5वें गुरु हैं उनका नाम है अर्जुन देव, 5वें गुरु। और आपको मैं बता दूं, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, वह भी किसने बनवाया है? 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। और जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उन गुरु ग्रंथ साहब का संकलन भी किसने किया? 5वें गुरु अर्जुन देव। इतनी बात क्लियर है। तो सिख धर्म किसने दिया? गुरु नानक। यहां पर देख लो, यहां पर लिखा है, यहां पर बताऊंगा रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह ने मिसलों को समाप्त कर सिख साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। ठीक है ना। अभी बताता हूं ये क्या है मिसलें। यहां पर नीचे आ जाओ, सुन लो। पहले हुआ क्या, जो सिखों के गुरु लिखे हैं, सिखों के 10 गुरु के नाम लिखे हैं, यहां पर आपको टेबल में दिख रहा होगा, तो इनको याद रखना बड़ा आसान है। एक कोड है, आपको याद रखना है, इससे आप याद रख सकते हो। ना अंगद अमर राम बन पाए, ना अंगद अमर राम बन पाए, ना अंगद अमर राम बन पाए, ना अर्जुन गोविंद बन पाए, ना अर्जुन गोविंद बन पाए। इसलिए ठीक है ना, इसलिए हर किसन तेग गुरु कहलाए। तेग गुरु बोलो क्या कहलाए? बन जाएगा। तो ये गुरुओं के 10 गुरु हैं सिखों के। तो यहां पर देख लो, जो पहले गुरु हैं सिखों के, तो आप बोलो ना से क्या हो जाएंगे? नानक। पहले गुरु है गुरु नानक, पहले गुरु हो गए गुरु नानक, ना से हो गए नानक। दूसरे आ जाओ, जो दूसरे गुरु हैं उनका नाम हो जाएगा, बोलो कौन? ना अंगद। तो दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? अंगद। दूसरे जो गुरु हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। ना अंगद अमर, तो तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे? बोलो अमरदास। तीसरे गुरु हैं अमरदास। ना अंगद अमर राम बन पाए,
तो राम से चौथे गुरु कौन हो जाएंगे, बोलो रामदास, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाओ ना अर्जुन, तो पांचवें गुरु कौन हो जाएंगे, अर्जुन देव, अर्जुन गोविंद बन पाए, तो गोविंद आ गया। तो अगले गुरु जो है उनका नाम है क्या, हरगोविंद बन जाएगा ना, हरगोविंद बन जाएगा, हरगोविंद। इसके बाद जो अगले गुरु हैं उनका नाम है हर राय, इसलिए हर किशन, हर किशन, तो अगले गुरु आ गए हर किशन, तेग गुरु कहलाए। तो उसके बाद आ गए तेग बहादुर, 9वें गुरु, और 10वें गुरु आ गए, बोलो कौन, गुरु गोविंद सिंह। याद होगा 10 गुरु, तो इस कोड से आप इनको 10 गुरुओं के नाम याद रख सकते हो, बन जाएगा। तो सिखों के पहले गुरु कौन है, गुरु नानक, और 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। और इनके बारे में सुन लो आप लोग, जो गुरु नानक हैं, जिस सिख धर्म के संस्थापक हैं, जिस सिख धर्म के बोलो क्या है, संस्थापक। और अभी मैंने बताया इनमें हर चीज 9 होगी, अभी अपन पीछे देख चुके हैं इनके बारे में। दूसरे आ जाओ गुरु हैं अंगद। तो सिखों में एक व्यवस्था चलती है लंगर व्यवस्था, तो जो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो की है, लंगर व्यवस्था, तो लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत की है वह किसने किया, गुरु अंगद। इसके बाद आ जाओ गुरु अमरदास। तो सिखों में एक चलती है 22 गद्दियां, 22 गद्दियां, तो जो 22 गद्दियों की स्थापना है वह किसने की है, तीसरे गुरु अमरदास, 22 गद्दियां अमर हैं। इसके बाद आ जाओ रामदास। तो जो अमृतसर शहर है, अमृतसर शहर, इस शहर को जो बसाया है, शहर की स्थापना की है, वो की है रामदास। और गुरु रामदास को अकबर ने, गुरु रामदास को अकबर ने कितने बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा दान दी थी जमीन, उस पे इन्होंने अमृतसर बसाया। तो गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दी थी जहां पर इन्होंने अमृतसर बसाया। इसके बाद अगले गुरु आएंगे 5वें गुरु अर्जुन देव। इन्होंने यहां पर क्या बनवाया, मंदिर, गोल्डन टेम्पल, मंदिर बनवाया, किसने, अर्जुन देव ने। और साथ में इन्होंने संकलन किया अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का, किसका संकलन किया, बोलो गुरु ग्रंथ साहब का। और इन्हीं 5वें गुरु को मार दिया, फांसी चढ़ा दी, किसने, जहांगीर ने। मुगल बादशाह कौन, जहांगीर, जहांगीर ने इनको क्या दे दी थी, फांसी। और इसके बाद जो गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं, वो भी लड़ाकू हो गए, मुगलों से युद्ध करने लगे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर नीचे आ जाओ, जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, इन बहादुर था अर्जुन, औरंगजेब, या तेज था औरंगजेब, तो इनको फांसी दे दी किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी, 9वें गुरु है तेग बहादुर। और इसके बाद आ जाओ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की खालसा पंथ की, किसकी स्थापना की, खालसा पंथ, आपने सुना होगा सिखों में। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना, बन जाएगा। आगे आ जाओ, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ पर लिखा है कुछ चीजें, कुछ सिखों के फेमस गुरुद्वारे हैं, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ सिखों के फेमस गुरुद्वारे। तो लिखा सिख धर्म के महत्वपूर्ण गुरुद्वारे, तो पंज तख्त, ये सिखों के 5 तख्त हैं, और ये तख्त 5 क्या है, गुरुद्वारे, जिनका सिख समुदाय के लिए क्या है, बहुत महत्व है। तो सिखों के 5 गुरुद्वारे हैं जिनको पंच तख्त बोलते हैं, जिनका सिख धर्म में बड़ा महत्व है। तो एक गुरुद्वारा जिसका नाम है, पहला गुरुद्वारा जिसका नाम है अकाल तख्त साहिब, का अर्थ है अनंत सिंहासन। यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर का एक अंग है, इसलिए इसकी नींव 6ठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी ने रखी थी, बन जाएगा। तो अकाल तख्त साहिब एक गुरुद्वारा है। दूसरा आ जाओ, एक लिखा है सेकंड गुरुद्वारा जो फेमस है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तो लिखा है आनंदपुर साहिब, पंजाब में स्थित है। यह खालसा का जन्म स्थल है, जहां पर खालसा की स्थापना की थी किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, जिसे वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा कहां पर है, आनंदपुर साहिब, पंजाब में, बन जाएगा। तीसरा गुरुद्वारा फेमस है जिसे बोलते हैं तख्त श्री दमदमा साहिब, यहाँ पर लिखा भटिंडा के पास तलवंडी साबो ग्राम में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लगभग 1 वर्ष तक यहाँ रहे। उन्होंने वर्ष 1705 में गुरु ग्रंथ साहब के अंतिम संस्करण को संकलित किया था, जिसे दमदमा साहिब वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा फेमस गुरुद्वारा है तख्त श्री दमदमा साहिब। चौथा गुरुद्वारा जिसका नाम है तख्त श्री पटना साहिब,
लिखा है बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वर्ष 1666 में यही हुआ था और आनंदपुर साहिब जाने से पहले अपना बचपन इन्होंने यहीं बिताया था। बन जाएगा। और पांचवा जो फेमस गुरुद्वारा है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? हाँ, तख्त श्री हजूर साहिब, महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। ठीक है, नांदेड़ में स्थित है। बन जाएगा ना। और यहाँ पर लिखा है, मैं बता चुका हूं, ननकाना में जन्म हुआ है किसका? गुरु नानक देव जी का। पहले ही बताया था मैंने अभी आपको, ननकाना। और गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए। इतना सब थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखना है। तो सिखों के कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। चलो आ जाओ, अगले करंट पर आते हैं। लिखा है, नेक्स्ट करंट है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ जिसे बोलते हैं TAPAS, लॉन्च किया है। बन जाएगा ना। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है लोगों में कौशल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? कौशल, उनको स्किल्स को बढ़ाना। और यहां पर लिखा है क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान NISD की एक क्या है? पहल। NISD की क्या है? एक पहल है। मतलब कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य है, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, लोगों में स्किल बढ़ाकर उनकी क्षमताओं को क्या करना? बढ़ाना। और नीचे लिखा है NISD जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के एक केंद्रीय सलाहकार क्या है? निकाय। जो NISD है वह सलाह देता है किसको? केंद्र सरकार को। और जो NISD है इसकी स्थापना जो है 1961 में केंद्रीय सेवा ब्यूरो के रूप में की गई थी। केंद्रीय सेवा ब्यूरो के रूप में इसकी स्थापना की गई है। NISD राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल को क्या करना? बढ़ाना। तो लोगों में स्किल्स को बढ़ाकर उनकी क्षमता को क्या करना? बढ़ाना। इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। बन जाएगा ना। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नीचे लिखा हुआ है इस तरीके के और भी पोर्टल पहले लॉन्च किए गए। आपने नाम सुना होगा, अन्य डिजिटल लर्निंग पहल है। तो एक लिखा स्वयं। एक कौन सी पहल है? स्वयं। तो लिखा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 को स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, ठीक है ना, माइंड्स, स्वयं लॉन्च किया गया। बन जाएगा ना। एक स्वयं हो चुका है और एक है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा भी इसी तरीके का क्या है? एक ऐप है। देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक क्या है? तो कुल मिला के जो ऐप चल रहा है, चाहे स्वयं हो या फिर आपका स्वयं प्रभा हो, इनके द्वारा लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लोगों के स्किल को इंप्रूव किया जा रहा है ताकि उनकी क्षमता में क्या हो? वृद्धि हो। और जो बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। आपको इन सब चीजों को करंट के साथ लिंक करना है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है जनजाति मामलों के मंत्रालय, जनजाति मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की क्या बनाई? योजना बनाई। तो मैं बता चुका हूं आकांक्षी जिले क्या बताए थे मैंने। तो आकांक्षी जिले जो है वह नीति आयोग की एक पहल है। किसकी पहल है? नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग की एक पहल है। और आकांक्षी जिले ऐसे जिले हैं जो अभी भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए, ऐसे जिले हैं आकांक्षी जिले। तो यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? वन धन कार्यक्रम, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से क्या है? प्रभावित है। और जो नीति आयोग की पहल है। और यहाँ पर सुन लो, इसमें होने क्या वाला यह है जनजातीय स्वयं सहायता समूह, जिसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने
हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। तो इसमें होगा क्या, बंधन कार्यक्रम में जो लोग वनों में रहते हैं, जो जनजाति वाले लोग जंगलों में रहते हैं, जो वो लोग जिन चीजों का उत्पादन करते हैं, उन चीजों को किससे जोड़ा जाएगा, कंपनियों से जोड़ा जाएगा। उन वस्तुओं के लिए मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उन लोगों के रोजगार में वृद्धि हो। और सुन लो, आगे देख लो कि इस योजना को 2018 में प्रधानमंत्री बंधन योजना के रूप में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका जो क्रियान्वयन है वो कर रहा है ट्राइफेड। किसके द्वारा किया जा रहा है, ट्राइफेड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और यदि मैं ट्राइफेड की बात करूं, ट्राइफेड बना है 1987 में। ट्राइफेड जो है वह कब बना है, 1987 में। तो जो प्रधानमंत्री बंधन योजना है उसका संचालन कौन करता है, ट्राइफेड, जो बना है 1987 में। ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, बन जाएगा ना। और जो प्रधानमंत्री बंधन योजना है वह कब की है, 2018। और इसी योजना के तहत क्या कर रही सरकार, जो आकांक्षी जिले हैं उसमें लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। और यहाँ पर देख लो, जो वनों से रिलेटेड और योजना है, जनजातियों से रिलेटेड, तो लिखा है जनजाति आजीविका कार्यक्रम। तो एक लिखा है वन अधिकार अधिनियम 2006 का है, एक है पैसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक, ये 1996 का है। और वन बंधु कल्याण योजना, ये सब जनजाति लोगों से जुड़ी हुई है। आगे आ जाओ नेक्स्ट करंट पर। यहां पर लिखा है, आप सभी को पता है जो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में क्या जीता, ब्रॉन्ज, कांस्य जीता है। उस कांस्य में या उस टीम में जो 11 प्लेयर थे उनमें से एक मध्य प्रदेश के प्लेयर भी थे, मैंने पहले भी चर्चा की थी। और मध्य प्रदेश के जो प्लेयर थे उन प्लेयर का नाम है क्या, विवेक सागर। क्या नाम है, विवेक सागर। और विवेक सागर रहने वाले हैं इटारसी। कहां के रहने वाले हैं, इटारसी। और इनको मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 1, और साथ में डीएसपी का पद भी दिया गया। अब ये इनको किसकी पोस्ट पर रहेंगे जी, डीएसपी बन जाएगा ना। तो इनको कल ही चल रहा था, तो जो मध्य जो हॉकी टीम था उनमें जो प्लेयर थे। और एक प्लेयर और है जिनका नाम है नीलकांत शर्मा। नीलकांत, बोलो कौन, शर्मा। नीलकांत शर्मा हॉकी प्लेयर थे 2020 टोक्यो ओलंपिक में। ये रहने वाले कहाँ के, मणिपुर। लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग ली थी। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग अकेडमी से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। इनको भी 1 करोड़ रुपए दिए गए, किसको, नीलकांत शर्मा। तो इस बार भारत ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, ब्रॉन्ज। और इस बार जो हॉकी टीम थे उसके जो कैप्टन थे, उन कैप्टन का नाम था क्या, मनप्रीत सिंह। क्या नाम था, मनप्रीत सिंह, बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश के प्लेयर का नाम जरूर याद रखना, कौन है, विवेक सागर। इन्होंने बड़े विवेक से काम लिया और अपन को हॉकी में क्या जिताया, ब्रॉन्ज, बन जाएगा विवेक सागर। नीचे आ जाओ, अगला करंट है, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 1 साल के लिए सेवा क्या किया गया, विस्तार। तो केंद्रीय गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है, जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यहां पर लिखा ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, ब्रिटिश कंपनी है हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे क्या है, प्रदूषित शहर। दुनिया के सबसे ज्यादा 50 पॉल्यूटेड शहर में सेकंड नंबर पर है कौन, यूपी का गाजियाबाद। और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बात करेंगे तो कहां का, चाइना का शहर है। लिखा है कौन सा, चीनी शहर कौन सा है, होतान। चीनी शहर होतान पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे भारत का कौन, जिला गाजियाबाद। यहां पर लिखा है, आ जाओ, लास्ट करंट है आज का। मलेशिया के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, मुहिउद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद क्या दे दिया है, इस्तीफा। कभी चर्चा करेंगे विश्वास मत के बारे में। और सुन लो, मलेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, कुआलालंपुर है। और मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई क्या है, रिंगिट है, बन जाएगा। और आपको सभी को याद रखना, जो मलेशिया है वह कौन से, साउथ ईस्ट एशिया का देश है। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का देश है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। और इसी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भारत 1975 में एकमात्र बार अभी तक क्या जीता, हॉकी वर्ल्ड कप। भारत केवल 1 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है
वो जीता है कहाँ पर, कुआलालंपुर में 1975। और ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है और इन्हीं देशों का एक संगठन है बड़ा फेमस, आसियान। साउथ ईस्ट एशिया के देशों का संगठन है आसियान, जो बना है 1967 में और जिसमें मेंबर हैं 10 देश। कितने मेंबर हैं? 10। और भारत जिसका डायलॉग पार्टनर है, ठीक है ना। तो इतना करंट था 18 अगस्त का। तो अपन अब अगली क्लास में मिलते हैं अगले करंट के साथ। तो सभी को जय हिंद।